person do any business or profession, any profits or gain earned from a business or profession during the year is taxable on that PGBP. So उसके बाद अगला सेक्शन कौन सा था? 29। 29 क्या कहता था? 30 से लेके 43D पढ़ लो। 30 हमने करा अभी तक? नहीं करा। 31 करा? नहीं करा। 32 डेप्रिसिएशन करा। 32(1)(1) करा। 32(1)(2) करा। अच्छा 32(1)(2) में भी आपको नहीं करा, वो भी कराना है आज। फिर हमने एडिशनल डिप्रिसिएशन करा, क्या सेक्शन था? 32(1)(2)(a). फिर हमने देखा कि आधी डिप्रिसिएशन कैसे लगती है, एसेट एक्वायर्ड एंड पुट यूज इन सेम प्रीवियस ईयर एंड पुट यूज फॉर लेस देन 180 डेज। तो जो भी रेट होता है उसका 50% लग जाता है। एडिशनल का भी आधा हो जाता है और उसका भी हो जाता है। और फिर हमने क्या देखा, डिप्रिसिएशन में ओनर को मिलती थी, लेसर को मिलती थी, और कंपलसरी था, ब्लॉक सिस्टम था। अगर WDV चल रहा है तो ऑलवेज शॉर्ट टर्म या लॉन्ग टर्म? ऑलवेज शॉर्ट टर्म। और अगर पावर जनरेशन है तो शॉर्ट टर्म भी हो सकता है, लॉन्ग टर्म भी हो सकता है, देख लेंगे ये वाली बात। फिर हम लोगों ने एक डिसअलाउंस का सेक्शन करा। फिर मैंने आपको आगे कोई और ऐसा तो स्पेसिफिक नहीं कराया। फिर हमने डिसअलाउंस का सेक्शन करा, दैट वाज सेक्शन 43B, जो कि कहता था कि भाई ये खर्चों की डिडक्शन तब मिलेगी जब आप पेमेंट कर दोगे, या तो उसी साल में या फिर किस डेट तक, डेट ऑफ फाइलिंग द ROI फॉर द ईयर टू विच दिस एक्सपेंस रिलेट्स। लेकिन अगर आपने रिटर्न डेट भी आगे निकाल दी तो पहली बात तो डिसअलाउ हो जाएगा, दूसरी बात जिस भी साल में पेमेंट करोगे डिडक्शन मिल जाएगी। और आपने ये खर्चे देखे थे, टैक्स ड्यूटी सेस, एम्प्लॉयर कॉन्ट्रीब्यूशन, बोनस, इंटरेस्ट ऑन लोन, इंटरेस्ट ऑन लोन, इंटरेस्ट ऑन लोन, देन लीव सैलरी एंड देन इंडियन रेलवेज। अगर आपको याद याद है ना बच्चे, क्या इंटरेस्ट का कन्वर्ट हो जाना, MSME करा था हमने, MSME के ऊपर भी क्वेश्चन आएगा, क्या इंटरेस्ट का कन्वर्ट हो जाना पेमेंट मानी जाएगी? नहीं। लेकिन जब वो कन्वर्टेड इंटरेस्ट जो प्रिंसिपल में, जब मैं प्रिंसिपल पे करूंगा तब वो मान लिया जाएगा। उसी बेसिस पे आपको ये क्वेश्चन दिया हुआ है। इलस्ट्रेशन नंबर 14 स्टार्ट कर दीजिए एक बार। नहीं, हैज नॉट पेड इंटरेस्ट, हाँ जी हाँ जी सॉरी, एज डिटेल्ड हेयर एंड, बिल्कुल। पूरा 45 लाख का मिल जाएगा क्या एक साथ ही? 24-25 नहीं, है ना? तो पहले उसका क्लेम तो गलत है। बट उसने फिर क्या करा, हरी पेड 5 इंस्टॉलमेंट्स टू आंध्र प्रदेश। टोटल कितने इंस्टॉलमेंट में कटा वैसे? 60। तो इंडिविजुअल देख लेते हैं। 15 लाख रुपए का जैसे इंटरेस्ट था जब वो कन्वर्ट हुआ, तो मैं मानूंगा नहीं, बट 15 लाख डिवाइडेड बाय 60 करूंगा मैं, मंथली हो जाएगा ना? तो कितना आएगा बच्चे, 15 लाख डिवाइड बाय 60, कितना आ रहा है? 25,000। अलग अलग कर लेते हैं, कोई उसमें वो नहीं, क्योंकि अगर उसकी अलग इंस्टॉलमेंट गई, उसकी अलग गई है, तो पहले आप आंध्र प्रदेश वाले का देख लीजिए। लाइक आई हैव टू पे 15 lakhs, पर उसको मैंने पे नहीं करा तो डिडक्शन तो नहीं मिलेगी, कन्वर्जन होने पे डिडक्शन नहीं है। पर कितने महीने में कन्वर्ट होगा? 60 में। तो मतलब अगर मैं बोलूँ पर मंथ कितना हो रहा है? 25,000। उसने 24-25 में कितनी पे करी है? तो 25,000 इंटू 5 करूंगा, 1,25। तो 1,25 की मिल जाएगी, बिल्कुल मिल जाएगी। ठीक है। और 3 इंस्टॉलमेंट, 30 लाख डिवाइडेड बाय 60 करूंगा तो 50,000। और कितनी इंस्टॉलमेंट करी है? 1.5 लाख। टेबल समझ आ रहा है? लेकिन एक बार जरा पढ़ भी लीजिए।
समझ आ गया ना बच्चे? पढ़ लो एक बार आराम से, कोई बात नहीं। ठीक है जी, आगे बढ़ूं क्या? पढ़ लो एक बार, सारे आदमी पढ़ रहे हैं। हो गया? ओके। नया पॉइंट आया बेटे 43 बी में, जो कौन सा था ये, एमएसएमई का। एमएसएमई का प्रोविजन बताओगे क्या बोला था मैंने? इफ एग्रीमेंट एग्जिस्ट तो 45 days और टेन्योर विच एवर इज अर्लियर, इफ एग्रीमेंट डज नॉट एक्सीड्स। तो अगर आप ये पेमेंट कर देंगे, प्रोडक्शन मिल जाएगी। अगर नहीं करेंगे तो नहीं मिलेगी। पर क्या मिल जाएगी उसके बाद? अगर पे करने मिल जाएगी। पेमेंट बेसिस पर है। अगर तूने मान लिया हमारा एग्रीमेंट है, ठीक है, अगर एग्रीमेंट है तो एक बार मैं स्टार्टिंग से बोल देता हूँ कितने डेज सरकार कह रही है, 45 days, पर हमारा एग्रीमेंट हुआ 60 days का, तो भी 45, बिकॉज विच एवर इज अर्लियर। सो यू हैव टू पे विद इन 45 days। अगर तूने पे करा डिडक्शन मिल जाएगी, अगर नहीं पे करेगा तो एड बैक हो जाएगा। और किस साल में मिल जाएगी? द ईयर इन विच यू मेक द पेमेंट। ठीक है। और अगर एग्रीमेंट ही नहीं है तो देखो कितने दिन पे करना है, 15 दिन। अगर पे कर देगा तो मिल जाएगी, नहीं करेगा तो क्या होगा? डिसअलाउ। और डिडक्शन कब मिल जाएगी? इन द ईयर ऑफ पेमेंट। इसमें रिटर्न का कोई लोचा नहीं। अब अगर आपको ये बात क्लियर है, ये एग्जांपल आपकी स्क्रीन पर है। क्लियर है? ठीक है, ये पेपर में ये बहुत कोने का, मतलब एमएसएमई तक ना, मतलब वो है, नया पॉइंट आ गया तो थोड़ा हाईलाइट हो जाता है, बट मतलब ऐसे थोड़ा इग्नोर, पेपर में आ जाता है एमएसएमई वाले में। बताइए, क्लियर है? अब मैं आपको टाइम तो उस पर वो नहीं करूंगा, आप इसकी प्लीज फोटो खींच लीजिए, एमएसएमई की डेफिनेशन भी लिख लेना सिर्फ और सिर्फ। कोई पता नहीं कि पेपर में ऐसे केस स्टडी बनाकर आ गई, पता नहीं लगा एमएसएमई। यानी कि उसकी इन्वेस्टमेंट अप टू 1 करोड़ और टर्नओवर अप टू, और ये वाला स्मॉल के अंदर क्या है, 10 और 50। हमें कोई एनालिसिस में नहीं जाना, दोनों के बीच में एंड लिखा है, और हमें पता होना चाहिए कि माइक्रो कौन सा है और स्मॉल। तो जिस साल में कर रहा है वो, रिटर्न का कोई लॉजिक नहीं, आरओआई का कोई लॉजिक नहीं। हमने एमएसएमई के नोट्स में नहीं लिखा हुआ आरओआई वाली। जिस साल में कर रहा है उसमें, साल में नहीं, रिटर्न जब तू जो तूने जो पेमेंट करी, तूने अगर 20/4/25 को करी, तो भी कौन सा साल है, 25-26, इसकी रिटर्न तो अगले साल जाएगी। ठीक है? बताइए, क्लियर है बच्चे? अब आपका ये सारा का सारा क्या है जी, 43 भी आपका कंप्लीट है जी? नहीं, कुछ नहीं। ओके, आइए अब दोबारा से डेप्रिसिएशन पे चलते हैं और कुछ डिस्कस करते हैं। मैं आपसे बात कर रहा हूं पावर जनरेशन अंडरटेकिंग, हेडिंग डाल लेना बेटे, कि अगर जो भी कंपनीज विच आर एंगेज्ड इन डिस्ट्रीब्यूशन और मैन्युफैक्चरिंग और डिस्ट्रीब्यूशन, बहुत ज्यादा डिटेल ऐसा कुछ नहीं है, मेजरली आपको क्या समझना है कि मैं किसकी बात कर रहा हूं। पावर जनरेशन अंडरटेकिंग। अगर तो ये WDV फॉलो करते हैं तो आप सीख चुके हो, समझ रहे हो आप? इफ दे फॉलो WDV तो क्या मेथड हो गया, ब्लॉक हो गया, सारा वही सिस्टम जो आप सीख चुके। बट व्हाट if they follow which method, they follow SLM। तो मैं आपको कुछ एग्जांपल बनाऊंगा और ये यूज भी आएंगे बच्चे, ठीक है? सपोज करो एक एसिड है, ये एग्जांपल से ही समझ आएगा आपको। एक एसिड है, एसिड ए, जिसकी ओरिजिनल कॉस्ट है 1 करोड़। ओरिजिनल कॉस्ट समझते हैं आप?
जितने का आपने खरीदा, एक्चुअल कॉस्ट भी कह सकते हैं। उस पे आज तक की डेप्रिसिएशन बोल रहा हूं मैं, 40 लाख। ये कैसे निकली हमें नहीं जाननी, एसएलएम है, रेट वेट भी नहीं जानने हमने। पेपर में सीधा सेल का आंसर पॉइंट आएगा जो मैं आपको बता रहा हूं। आज तक डेप्रिसिएशन कितनी हो चुकी है, तो आप यहां पे लिख भी सकते हैं टिल डेट। सो दिस इज नॉट 1 ईयर, दिस इज टिल डेट डेप्रिसिएशन। कैन यू टेल मी व्हाट इज द WDV? 60 लाख। और आपको इतना तो पता होगा ना कि एसेट वाइज सिस्टम चलता है एसएलएम में, तो आप लिख भी लीजिए अगर आप भूल गए तो एसेट वाइज चल। अब मुद्दे की बात ये है जी, ये एसेट बिक गया है, यानी कि इसकी अलग अलग सेल वैल्यू है। ठीक है। अब जब ये बिकेगा तो सबसे पहली बात तो मैं कैपिटल गेन के अंदर आपको लेकर आ जाऊंगा कि पावर जनरेशन की अगर ये है, तो पहली बात तो क्या ये कैपिटल एसेट है? पहले तो ये सोचिए, पावर जनरेशन अंडरटेकिंग, पावर जनरेशन जैसे एसी है उनके भी लगे हुए हैं, बट दे फॉलो एसएलएम। तो क्या ये कैपिटल एसेट है? बिल्कुल है। ठीक है, तो सेल वैल्यू जो भी है मतलब ये इट इज अ कैपिटल एसेट जनरली, एक चलो कंक्लूड कर लिया। अब मैं आपको कह रहा हूं कि भाई इसने जो बेचा है ना, सेल वैल्यू है 80 lakhs। ओके। या फिर सेल वैल्यू है 50 lakhs, या फिर सेल वैल्यू 1 करोड़ 20 लाख। मैंने 3 अलग अलग केसेस बना दिए। द फर्स्ट इज आपका सेल वैल्यू कितने रुपए का है बच्चे? 80 लाख। अभी नहीं बात कर रहे, लॉन्ग टर्म मान लीजिए बस। चलो लॉन्ग टर्म मत मानिए अभी, अभी पहले के लिए शॉर्ट टर्म, मैंने 6 महीने पहले खरीदा, 6 महीने। ठीक है, और अभी वो राइट टाइम नहीं है, अभी मैं नेचुरली बोलूंगा उसको, डोंट वरी वो आएगा पॉइंट। तुम्हारे हिसाब से बुक वैल्यू कितनी है? 60 lakhs, एंड यू सोल्ड इट फॉर। आप नॉर्मल अकाउंट्स लगाओ ना, जब तक मैं नया नहीं सिखाऊं, तो कितने का प्रॉफिट? तो बेसिकली आपका ये जो प्रॉफिट ऑफ 20 lakhs है, ये PGBP में टैक्सेबल होगा, और इसको बोला जाता है बैलेंसिंग चार्ज। सर क्या बात कर रहे हो, हमने एसेट बेचा है सर, कैपिटल ये नहीं लगेंगे? नहीं लगेंगे, सीधा हिसाब। जो प्रॉफिट आया, सर प्रॉफिट को ही कर देते कैपिटल गेन में, नहीं करूंगा मैं कैपिटल में। मुझे बताइए भाई, यहां तक क्लियर है? यू अंडरस्टैंड व्हाट इज बैलेंसिंग चार्ज? बुक वैल्यू से ऊपर तूने बेचा, जो भी गैप है वो बैलेंसिंग चार्ज, PGBP में टैक्सेबल। ठीक है, नेक्स्ट। आपकी बुक वैल्यू है 60 लाख, आपने बेचा कितने का? कितने का लॉस हुआ आपको? लॉस ऑफ ₹10 लाख। इसकी आपको डिडक्शन मिल जाएगी सर, कैपिटल गेन, कोई कैपिटल गेन, इसकी आपको डिडक्शन मिलेगी। और इस वर्ड को बोला जाता है टर्मिनल डेप्रिसिएशन। द वर्ड इज टर्मिनल डेप्रिसिएशन। और आप लिख सकते हैं कि इसका हो क्या रहा है, डिडक्शन अलाउड अंडर द हेड PG। बात इतनी सी है जी, प्रॉफिट हो रहा है तो बैलेंसिंग चार्ज, लॉस हो रहा है तो टर्मिनल डेप्रिसिएशन। और लॉजिक ये है कि अगर तुम्हारा एक एसेट 60 का है पर वो 50 का बिक रहा है, तो इसका मतलब तुमने डेप्रिसिएशन कम चार्ज करी होगी ना, इसको ऐसे भी तो बोल सकता हूं इनडायरेक्टली, तो दे दी डेप्रिसिएशन। और अगर ज्यादा की बेच दी तो तुम्हें ज्यादा ले ली, तो थोड़ा रिवर्स करवा दिया मैं। आप समझ रहे हो क्या बोल रहा हूं? मुद्दे की बात ये है जी, थर्ड वाले केस में सेल कितने की हुई है? 1 करोड़ 20 लाख। अब बोलोगे हाउ इज इट डिफरेंट फ्रॉम केस नंबर ए? सर इसमें भी तो प्रॉफिट ही हो रहा था, इसमें भी प्रॉफिट हो रहा है, अलग केस क्यों बनाया मैं? ये ओरिजिनल कॉस्ट से ऊपर बिक गया बेटे।
और अगर आपका एसेट ओरिजिनल कॉस्ट से ऊपर जाएगा ना, तब कैपिटल गेन की बात समझ रहे हो। थर्ड केस फर्क क्यों है? हेयर सेल वैल्यू एक्सीड्स ओरिजिनल कॉस्ट। क्या बात कर रहे हो आप? 80 लाख 1 करोड़ से छोटा होता है। हाँ, सेल वैल्यू एक्सीड्स। अच्छा सर, तो सर इसमें क्या होगा? आप जनरली ज्यादा दिमाग मत लगाओ, आप वर्किंग समझो। तुम्हारे हिसाब से तुम्हें कितने का प्रॉफिट दिख रहा है? 60 लाख का दिखना चाहिए पहले। कॉमन एक अकाउंटिंग लॉजिक अगर मैं लगाऊं तो 60। अब मैं इस 60 लाख को बस अलग अलग हेड्स में डालूंगा। थोड़ा सा डालूंगा कैपिटल गेन में, थोड़ा सा डालूंगा पीजीबीपी। हाँ, कॉम्प्लेक्स करने का मतलब ये सिस्टम है मतलब। ठीक है, मैं टोटल जो मेरे प्रॉफिट्स हैं, ठीक है, अब थोड़ा सा पीजी में टैक्सेबल होगा और थोड़ा सा कैपिटल गेन। अब मैं एक बार आपको कैपिटल गेन की बात कर। ये जो कैपिटल गेन है, ये लॉन्ग टर्म भी हो सकते हैं और शॉर्ट टर्म भी। यहाँ वो बात आई कि अगर आपने बेचा है तो लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म, अब मेरे को पीरियड ऑफ होल्डिंग देखना पड़ेगा। अभी के लिए आप छोटा एसेट मानिए 6 महीने में बेच दिया मैं। क्या आप मुझे सेल कंसिडरेशन बता सकते हैं? लेस कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन कितना? गेन कितने के आ गए? शॉर्ट टर्म कैपिटल 60 लाख में से 20 लाख तो इधर ले गया, जो बच गए उसको क्या बोल दूंगा? बैलेंसिंग चार्ज। हाउ मच? 40 लाख। आपके 60 लाख को मैंने 40 उधर कर दिया। निकालने को मैं सीधा ये 40 भी निकाल सकता था, पर अभी नहीं बोलना चाहूंगा वो। आप मुझे बताइए। बिल्कुल। देख, तेरा प्रॉफिट 60 लाख का है, ठीक है, पर कैपिटल गेन लगेंगे क्यों? क्योंकि अब तेरा सेल प्राइस जो है वो ओरिजिनल से ऊपर है। देख ऊपर क्यों नहीं लग रहा है, अगर तुम सोच के भी देखो। तुमको लग रहा है तुम्हारा गेन आना था कैपिटल गेन में? कैपिटल गेन कैसे निकालते थे आप कॉस्ट से कंपेयर करते थे। आप कंफ्यूज मत करिए, बुक वैल्यू से कंपेयर नहीं करा आपने जिंदगी में कभी। हाँ ठीक है, स्लम सेल में करा होगा आप, लेकिन जनरली तूने खरीदा कितने का, तो बेचा कितने? तूने खरीदा कितने का था? 1 करोड़। यहाँ पे तेरे बेचने की वैल्यू कम है, यहाँ पे बेचने की वैल्यू कम है। सरकार कह रही छोड़ो ना कैपिटल गेन, पीजीबीपी में इसको जो फायदा है या नुकसान देना वही डाल देंगे। लेकिन यहाँ क्यों लगा कैपिटल गेन? क्योंकि तेरी खरीद से ऊपर है ये सेल। सो कैपिटल गेन इंप्लीकेशन कब लग रही है? व्हेन योर सेल प्राइस एक्सीड्स ओरिजिनल कॉस्ट, फर्स्ट थिंग। पर फिर भी मैं अकाउंट्स के लॉजिक पे जाऊंगा। तेरा प्रॉफिट कितना दिख रहा है तेरे को? 60 लाख का। अब मैंने क्या कर दिया, 60 लाख को बाइफरकेट कर दिया कि थोड़ा सा कैपिटल गेन और थोड़ा सा पीजीबी। कैसे कैपिटल गेन निकालूंगा? तो क्या करूंगा बच्चे, सेल माइनस कॉस्ट। कितना आ गया? 20 लाख। और जो बच गया, भाई तेरे को 60 लाख का फायदा हुआ, 20 मैंने कैपिटल गेन कर दिया, पीजी में तो डालूंगा ना बैलेंसिंग चार्ज। और ये कहाँ टैक्सेबल हो जाएगा? पीजी में। कहिए, क्लियर है बच्चे? अब एक छोटी सी बात समझना, आपने अच्छे से समझ लिया है वैसे। अभी ना क्वेश्चन थोड़े कॉम्प्लिकेट आएंगे, इसकी प्रैक्टिस भी करनी है हमने आज। मैंने पहले इस वर्किंग के हिसाब से पहले क्या निकाला मैंने, कैपिटल गेन या पीजीबीपी? पहले कैपिटल गेन। बट अगर ये लॉन्ग टर्म हो गया ना बच्चे, तो मैं ना फंस जाऊंगा एक चीज पे। मैं बताता हूं आपको कैसे। मान लो अगर मेरे गेन 60 लाख के होते, मैं आपको एक प्रोसेस सिखा रहा हूं, हमें प्रोसेस एग्जीक्यूट करना होगा क्वेश्चन में। तो कह सकता हूं कुछ कैपिटल गेन में जाएगा और कुछ पीजीबीपी में जाएगा। और अगर मैंने आपको बोल दिया कि सर ये तो 25 साल पुराना एसेट है, तो क्या होगा? लॉन्ग टर्म लगेगा ना, ठीक है। पर आप स्टेप समझिए। मैं स्टिल अपनी रफ वर्किंग में मैं क्या कर दूंगा, अरे यार सेल कितने की है? 1.2। कॉस्ट कितने की है सर? इंडेक्स करो ना। अरे छोड़ो ना अभी इंडेक्स का। कितना हुआ? 20 लाख। हालांकि करेक्ट नहीं है,
लेकिन मैं इसको पहले फ्रीज कर दूंगा, 20 इधर 40। तो आप समझिए, आई वॉन्ट टू फ्रीज दिस फर्स्ट। ठीक है, ये मैंने एक थोड़ा सा रफ में करा, और मैंने क्या कर दिया कि मैंने पीजीबीपी को फ्रीज कर दिया। यहां तक कोई दिक्कत? अब आप मुझे बताइए, इज योर कैपिटल गेन्स करेक्ट? नो, बिकॉज यू हैव नॉट इंडेक्स। तो जब मैं इंडेक्स करूंगा तो क्या ये 1 करोड़ आएगा, या 1 करोड़ 15 लाख आ सकता है, 10 आता है, वो तो एक्विजिशन, वो तो इंडेक्स वो कर दूंगा ना। तो मान के चल लो 1 करोड़ 5 लाख आ गया, तो यहाँ कितना आ जाएगा बच्चे? 15 लाख, और यहाँ पे आ जाएगा 40। अगर मैं आपको ये पहले फ्रीज करता तो आप 15 45 बोल देते हैं, क्योंकि आपके दिमाग में होता 60 है, 15 इधर है, तो बचा हुआ उधर। ऐसा नहीं, पीजीबीपी में क्या टैक्सेबल हो रहा है मालूम है आपको? अगर आप इतना ही डेवलप हो रहे हो तो ओरिजिनल कॉस्ट माइनस डब्ल्यूडीवी, 1 करोड़ माइनस डब्ल्यूडीवी, क्योंकि गेन सिर्फ उतना ही जा रहे हैं। पर इतनी लंबी बात क्या करनी है, क्वेश्चन में एग्जीक्यूट कर लेंगे तो हो जाएगा। शॉर्ट टर्म में तो आपको कोई दिक्कत ही नहीं है, आप शॉर्ट टर्म में पहले कोई निकाल लो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ रहा। आपने ये 20 का बचा हुआ 40 लिख दोगे, कोई दिक्कत नहीं है। दिक्कत है लॉन्ग टर्म में। लॉन्ग टर्म में आप रफ में पहले शॉर्ट टर्म मान के चलिए, तो रफ में कितना आएगा आपका 20, अब वहां पे 40 लिख दीजिए, बिकॉज आई वांट टू फ्रीज पीजीबीपी फर्स्ट, सो दैट्स टेक्निकली 40। और उसके बाद इस पे दोबारा ये, और अब इंडेक्स करिए, वो 5 लाख मेरी कॉस्ट इंडेक्स हो गई है, बचे 5 लाख का कुछ नहीं। टेक्निकली वो दिख रहा था मुझे 60 लाख, पर मैंने अभी उस 60 लाख के अंदर इंडेक्सेशन फैक्टर नहीं डाला था। ठीक है, वो वाली चीज, इट्स नॉट 1545, वो इंडेक्स हुआ 55 हुआ टेक्निकली। बताइए, क्लियर है? तो आप समझिए कि प्रायोरिटी मैंने फर्स्ट किसको दी है? पीजीबी। बस ये ध्यान रखना बच्चे, ठीक है? हाँ जी, ये नोट कर लो बच्चे, आज अप्लाई होगा ये। स्टार्टिंग से करना है। क्या हुआ? यार मतलब गलत तो हुआ भाई, मतलब गलत हो गया। हाँ? ओहो, कोई बात नहीं, नेक्स्ट टाइम। जल्दी आना था, जल्दी आ जाओ। पर मैं सही बोलूं तो मतलब ये पीछे ही बढ़ गए थे, मतलब मेरे पास कोई ऑप्शन ही नहीं था, मतलब। ठीक है भाई, ना वो नाम बता नहीं। हाँ, चलिए एक बार इसको नोट कर लो बच्चे। तो पीजीबीपी के क्वेश्चन में ये कैटेगरी का परफॉर्मेंस बनाने क्या आता है, क्या आता है, सब आ जाएगा भाई। अभी कॉन्सेप्ट पकड़ लो, स्ट्रक्चर भी देख लेंगे। 31 के लिए बच्चे पढ़ रहे हैं ना? 31 को क्या है? पीजीबीपी। सर पीजीबीपी नहीं है, आई एम सॉरी पीजीबी बोल दिया गलती से मैंने। अदर देन पीजीबीपी सारा डायरेक्ट टैक्स। मैं कह रहा टीडीएस वाला हटाइए। नहीं, टीडीएस पे। हाँ, कोई बात, बनाइए, मेहनत करिए। सारे बच्चों ने मतलब, इधर भी जो बैठे वैसे सबने टेस्ट दिया ही था वैसे, है ना, जीएसटी का, एक्सेप्ट पीयू। पीयू मतलब एक तो पता है। हाँ, आपने बोला बैच में नहीं बैठने दूंगा, फिर भी बातों में म्योंगम ही नहीं, म्योंगम ही पिकअप, है ना? पर वैसे बाकी बच्चों ने दे दिया था, है ना? और भी कोई बच्चा दे नहीं दिया? नहीं दिया था, शाहिद ने दिया था? नहीं दिया था? कह रहे जब तक बोलेंगे नहीं मैं नहीं बताऊंगा, पर मेरे को पता है बेटा। पर वैसे सही था, मतलब दिया है बच्चों ने। योग्यता जी, हाँ जी, योग्यता जी सीएस वाले बच्चों का अकाउंट्स का है, और सीए सीएमए वाले बच्चों का फुल डीटी का है।
एक्सेप्ट पीजीबीपी। कितने चैप्टर कर लिए वैसे? अच्छा, सोचना शुरू करा था या सोचना भी नहीं? मैडम देखो, वैसे अगर बोलूं, अगर आप देख के खत्म कर लोगे तो फायदा में आने वाले भी क्वेश्चन नहीं हो पाए है। तू क्या बोल के गया था कल? नहीं मतलब देख लो तो सही है। रेजिडेंशियल के ऊपर बनी हुई है मेरे पास, मैं भेज दूंगा। जो नहीं बनी हुई वो बना दूंगा, पर बनी सेट ऑफ की बनी हुई है, क्लबिंग बनी हुई है 1-1 घंटे में, हाउस प्रॉपर्टी है, अदर सोर्स है, ऐसे हैं थोड़ा सा। हम कर रहे हैं चैप्टर, क्लबिंग हटा देता हूँ एक चैप्टर। एक हेड हटा दूं। टीडीएस टीसीएस ये तो है, पर आपको राइट टाइम पे रेजिडेंशियल नहीं यार, वो अच्छा बच्चा है, वो कर लेगा। नहीं आप किसका कैपिटल गेन? टीडीएस हटा दूं बस? हाँ मतलब वो ना क्लासेस, चलो टीडीएस हटा देता हूँ, रेजिडेंशियल देख लेना पर सारे। टीडीएस टीसीएस अभी नहीं ले रहा, रेजिडेंशियल पर सारे बच्चों ने करना है, ठीक है? रेजिडेंशियल कर लेना, क्योंकि वो चैप्टर आता है 8 नंबर का, इसी बहाने कर लोगे आप, मान ली मैंने इसलिए बात। हाँ अच्छा, नोट कर लिया ये? नहीं, 31 को सीएस वाले बच्चों का अकाउंट्स का टेस्ट होगा, ठीक है? चल तुम्हारा, चलिए ये नोट कर लिया बच्चों ने? हाँ तेरा अकाउंट्स का है, मैंने क्या बोला? जीएसटी का पेपर बढ़िया करे थे, क्वेश्चन पेपर 3 पेज का, आंसर शीट 2 पेज की। ट्रांसलेशन को घर से बढ़िया लगी, ट्रांसलेशन क्या थी? कौन सी? बिजनेस टू मैन, कुछ सारा ट्रांसलेशन कर दो इधर। ए भैया ये सॉल्व करना है जरा। और एक शॉर्ट टर्म कैपिटल एसेट है, चलिए तीनों केस में निकाल दीजिएगा। तीनों केस का निकालना है ना? फर्स्ट वाले केस में क्या आया वैसे? बैलेंसिंग चार्ज है ना, बैलेंसिंग चार्ज दैट इज टैक्स में पीजीबी। कितने रुपए बच्चे? 25, वेरी गुड। नेक्स्ट, टर्मिनल डेप्रिसिएशन हाउ मच? 20। और तीसरा, अगर मैं बोलूं सर वैसे गेन्स तो टोटल 70 है,
जिसमें से शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन्स कितने आ जाएंगे 40 और पीजीबीपी आ जाएगा 30। यही है ना कहानी 70 का हाँ सेल प्राइस इज 140 सेल प्राइस इज 140 फर्स्ट केस में मैं कैपिटल गेन निकाल रहा हूँ निकालूंगा मेरा कैपिटल गेन कब लग रहा है जब मेरा सेल प्राइस एक्सीड होता है अभी के लिए शॉर्ट टर्म है लेकिन अभी जो एक मेन क्वेश्चन आएगा उसमें लॉन्ग टर्म होगा तो उसका प्रोसेस कर लेंगे बस ये ध्यान रखिएगा मैंने आपको बोला था कि पहले मुझे क्लोजर किसको देना होगा पीजीबीपी को देना होगा ठीक है वो वाला पॉइंट अभी हम एग्जीक्यूट करें कहिए क्लियर है बच्चे ओके तो आइए जी अब एक नया सेक्शन करेंगे दैट इज साइंटिफिक रिसर्च नोट के लिए बच्चों ने वैसे तो मैं पहले अनएब्सॉर्ब भी करवा ही सकता हूँ और वैसे तो आपने अनएब्सॉर्ब करा भी हुआ है कौन से चैप्टर में कराया था मैंने हम्म पीजी में था ना मेरे से पीजी में क्या क्या कह रहे हो आप मुझको अनएब्सॉर्ब डेप्रिसिएशन टॉपिक मैंने आपको करवा दिया एग्जैक्टली सेट ऑफ टर्म जो डेप्रिसिएशन माइनस नहीं हो पाती उस डेप्रिसिएशन को हम लोग क्या बोलते थे अनएब्सॉर्ब बिकॉज देयर कैन नॉट बी अ लॉस बिकॉज ऑफ डेप्रिसिएशन और अगर आपको याद है तो अनएब्सॉर्ब के साथ साथ दो खर्चे और थे एग्जैक्टली कैपिटल एक्सपेंडिचर ऑन साइंटिफिक रिसर्च और एक और एक्सपेंडिचर ऑन फैमिली प्लानिंग याद है आपको सीक्वेंस और सेट ऑफ भी लिखा था और कहानी करी थी याद होनी चाहिए वो कोई बात नहीं भी याद नहीं है तो आइए एक बार इधर अनएब्सॉर्ब्ड की बात कर रहा हूं अनएब्सॉर्ब्ड के अंदर की वही एग्जांपल बने जो मैंने बनाए थे बट आइए देखते हैं मान लो 21-22 के अंदर पीजीबीपी इनकम बिफोर रेंट एंड डेप्रिसिएशन आप थोड़ा अच्छे से लिखना है अच्छे से लिखा पर एक बार इधर देख लेंगे एक बार मतलब मेरी पीजीबीपी इनकम निकली हुई है कितने रुपए की है बच्चे 100 रुपए की एंड बिफोर हाउ मेनी एक्सपेंसेस टू एक्सपेंस रेंट एंड डेप्रिसिएशन पहले कौन सा खर्चा माइनस करो हमेशा बाकी डेप्रिसिएशन वाला सारे खर्चे पहले माइनस होते हैं रेंट इलेक्ट्रिसिटी बैड डेट्स वॉट सारा माइनस होता है तो 70 रुपए मैंने माइनस कर दिया डेप्रिसिएशन कितने रुपए बच्चे 80 तो मैं कितनी माइनस कर पाऊंगा सिर्फ और सिर्फ 30 तो मेरा पीजीबीपी इनकम कितनी आ जाएगी nil एंड व्हाट विल बी माय अनएब्सॉर्ब डेप्रिसिएशन ये माइनस नहीं हो पाई ना और सेट ऑफ का प्रोविजन क्या था इट कैन बी सेट ऑफ फ्रॉम एनी हेड एक्सेप्ट सैंड if it is not set off it can be carried forward for indefinite period यही तो बातें करी थी हम याद आई या बना के दिखाऊं एक बार टेबल ठीक है बस इसको बस मैंने वो लंबा वैसे बनाया था कॉलम बना दिए थे ठीक है तो जितना माइनस नहीं हुआ वो बाकी हेड पे जा सकता है बस कौन से हेड पे नहीं जाएगा सैलरी और अगर बाकी हेड में इनकम नहीं है तो ये कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा कितने पीरियड के लिए इनडेफिनेट पीरियड क्लियर है बच्चे आते हैं चलिए आइए बनाते हैं हेडिंग डाल लीजिएगा अनएब्सॉर्ब्ड डेप्रिसिएशन 32 सबसेक्शन 2 एक बात बताओ अकाउंट्स में अगर मान लो तुम्हारा ना अकाउंट्स में जैसे मान लो पीएनएल बनाते हो इसको आप अभी बनाना मत ठीक है पीएनएल तो ग्रॉस प्रॉफिट 100 रुपए है रेंट 30
डेप्रिसिएशन 10, तो नेट प्रॉफिट कितना आ जाता है? 60 आ जाता है। पर अगर डेप्रिसिएशन 100 थी तो लॉस आ जाता कितने रुपए का? 30 रुपए। क्योंकि अकाउंट्स के अंदर डेप्रिसिएशन जो भी है वो माइनस हो जाता है, पर पीजीबीपी में नहीं होती। पीजीबीपी आपके प्रॉफिट्स को जीरो तो कर सकता है, नेगेटिव नहीं कर सकता। ठीक है, तो बेसिकली इनकम टैक्स में क्या होता है कि आपकी जो भी आपने कैसे निकाली कंप्यूट, हो तो सिखा दिया आपको मैंने, ब्लॉक बनाया आपने, डेप्रिसिएशन आ गया, पर भाई ये भी तो चेक करो प्रॉफिट है कि नहीं है। मान लो अगर लॉस है तो आपने जो डेप्रिसिएशन निकाली वो अनएब्सॉर्ब्ड हो जाएगी सारी की सारी। ठीक है, मुद्दे की बात ये है, इफ आई से दैट योर पीजीबीपी इनकम बिफोर रेंट एंड डेप्रिसिएशन इज 100 रुपीज, तो मैं पहले कौन सा खर्चा माइनस करूं बच्चे? रेंट, एंड दैट्स 80 रुपीज। और इफ आई से दैट माई डेप्रिसिएशन इज 15 रुपीज, तो ये डेप्रिसिएशन एज पर अकाउंट है या एज पर इनकम टैक्स है? इनकम टैक्स। कैन यू टेल मी व्हाट इज माय फाइनल पीजीबीपी इनकम? 5 रुपए। प्रॉफिट है तो डेप्रिसिएशन माइनस हो जाएगा, कोई दिक्कत ही नहीं। लेकिन अगर ये 100 होता, ये 80 होता, और अगर डेप्रिसिएशन 70 होती, तो क्या मैं -50 लिख सकता हूं दैट आई एम एट अ लॉस? नहीं लिख सकता हूं। तो आप ये जो 70 की डेप्रिसिएशन है, ठीक है, ये 70 माइनस करोगे या 20 माइनस करोगे? 20, जिससे क्या हो जाएगा? निल। और आपका एक अनएब्सॉर्ब्ड डेप्रिसिएशन क्रिएट हो जाएगा। हाउ मच? 50। जो डेप्रिसिएशन माइनस नहीं हो पाई वो अनएब्सॉर्ब्ड होगा। सपोज करो अगर कि मेरा प्रॉफिट होता 100, और ये 150 का खर्चा है, और ये 70 है। नाउ पीजीबीपी इनकम कितनी लिखूं? एग्जैक्टली माइनस हाउ मच? 50। रेंट की वजह से तो लॉस आ जाएगा, डेप्रिसिएशन नहीं आएगा, यानी कि ये तो कुछ माइनस ही नहीं हुआ। तो कितना भी रह गया डेप्रिसिएशन, सो दैट्स योर अनएब्सॉर्ब्ड डेप्रिसिएशन। हाँ, तो -50 हो गया ना। डेप्रिसिएशन, डेप्रिसिएशन कहाँ माइनस हुई तेरी? जब तूने 150 में ही सारे प्रॉफिट खा गया, तो क्या तूने डेप्रिसिएशन माइनस करी? नहीं करी। लॉस नहीं है तो अनएब्सॉर्ब्ड होती है। लॉस तो इन दोनों को माइनस कर गया है। ठीक है ना, डेप्रिसिएशन तो तब माइनस होगी व्हेन यू हैव प्रॉफिट्स विद यू। ठीक है, डेप्रिसिएशन की वजह से लॉस नहीं आ सकता बच्चे, सिंपल सी लाइन ये है, डेप्रिसिएशन की वजह से लॉस नहीं आ सकता। यहां तक क्लियर है? अब यहां पे क्या लिखा हुआ था आप देखिए जरा, ये जो अनएब्सॉर्ब्ड है, आप इसके नीचे ही वो नोट बना लिया आपने? ठीक है, तो मेरे हिसाब से बना लो, फिर उसके नीचे की लाइन है वो लिखवा दूंगा जो मैं बनाया था। वो वाला पता है मेरे को, उसमें तो वो जो हमने ये बनाया ना हमसे, तो अभी मेरा परफॉर्मेंस जो भी है वो समझ नहीं आता, वो कुछ समझ, तो कॉन्सेप्ट सारे हैं ये वाला आ गया समझ? हाँ ये तो यही वाला बना लो एक बार चाहे। ये नहीं नहीं, वो नहीं, दो खर्चे आपने माइनस नहीं करे, ये वाला बना दो। हम्म। पर मैं डिफिकल्ट दूंगा एकदम, मतलब हाँ तो इजी ठीक तो है है ना। नहीं सर, मतलब इंटरमीडिएट में आता ना वही देना है उसमें से टीडीएस, टीडीएस बस प्रॉमर्ट टीडीएस है ना, टीडीएस हटाओ, ये अगला रेजिडेंशियल कर लेना। सर रेजिडेंशियल 20 नंबर का डालूंगा। 20 हाँ, एक रेजिडेंशियल 60-70 तो होगा, 2 घंटे का तो होगा। रेजिडेंशियल स्टेटस आ रहा है इसका यार एक ही बात बैच पे बता दी, आपके रिपीट करता रहूंगा क्या? सर, क्या बोल रहे हो अभी जब डीलीडी तक तो नहीं बोलेंगे बता दिया था, बताया था ना बच्चों, रेजिडेंशियल स्टेटस बता, पहले भी बताया हुआ। वेब क्यों बोल रहा है उसको ना बोलो सर के सर हेड भी है हम्म, हेड भी हटा दूं? आपका हेड
आप एक काम करो ना, आप मत ही दो। हाँ, क्योंकि क्या है, आपने अकाउंट्स का भी टेस्ट दिया ही था, तो दिया ना दिया बराबर ही है। थोड़ा सा एफर्ट बढ़ाओ भाई, एफर्ट। मेहनत करो बच्चों, तुम्हारी एज में तो हम बहुत मेहनत करते थे, दिन रात पढ़ाई करते। तो ध्यान ही रहता था, खाना खाने 2 दिन बाद ध्यान रहता, खाना ही नहीं खाया। फिर आम खा के आप सामने से तीन भरी जाता था। यार आप तो बाद में होता था भाई, क्या पेट ही बोल। मन तो भर जाता होगा ना, फिर खाओगे यार मन से। हाँ जी, करिए, नोट करिए बच्चे। तो वैसे मजाक नहीं, इतना जो बोला था वैसे बनाना। हाँ, 4 नंबर आए फिर से, 5.5 नंबर आए फिर से, पर नहीं बता सीधा फाइनल तो बहुत। अजय नोट कर लिए बच्चों ने? तो सीधा सी वाला बता दो। प्लीज बच्चे। ये रूम कर दो। चलिए एक बार नोट कर लिया, आगे बढ़े। इसके नीचे 2 लाइनें लिख सकते हैं ना हम? ठीक है, हटा दूं ये? जल्दी लिखो, जल्दी जल्दी। सेकंड का नहीं किया। तो लग रहा है अगली बार अब मैं दोबारा वो स्क्रीन दिखाऊंगा तेरे को देखने के लिए, आगे कभी नोट्स होंगे। कुछ नहीं, ठीक है। ये क्या लिखा था, आप नीचे नोट लिख लीजिए। अनएब्सॉर्ब डेप्रिसिएशन कैन बी सेट ऑफ फ्रॉम एनी हेड एक्सेप्ट सैलरी। ये लाइन लिख लीजिएगा। Unabsorbed depreciation can be set off from any head except salary. Full stop. If it is not set off, it can be carried forward for infinite period. तो ये पूरा का पूरा ये वाला नोट में लिख लीजिएगा पहले। Unabsorbed depreciation can be set off from any head except salary. याद है पीजीबीपी भी सैलरी से ही नहीं होता था। और इफ इट इज नॉट सेट ऑफ, मतलब यू डोंट हैव एनी इनकम, so it can be carried forward for infinite period. यहां तक क्लियर है? अनएब्सॉर्ब्ड की एक खास बात पता है क्या होती है? वो ना नेक्स्ट ईयर ना करंट ईयर की डेप्रिसिएशन में जाके मिल जाता है। जैसे सेट ऑफ में था, जब आप कैरी फॉरवर्ड कर गए ना, तो वो अपने सोर्स में भी रहता था। याद है, वो किसी हेड में नहीं जाता था। हाउस प्रॉपर्टी का लॉस अगर कैरी फॉरवर्ड हो गया, तो वो लॉस अब सिर्फ हाउस प्रॉपर्टी से होता था, अनएब्सॉर्ब्ड में नहीं होता है। अनएब्सॉर्ब्ड अगले साल आगे जाएगा और नॉर्मल डेप्रिसिएशन, जो नॉर्मल डेप्रिसिएशन होगी उससे मिल जाएगा। ठीक है, और फिर वो किसी भी हेड के पास जा सकता है एक्सेप्ट सैलरी, मतलब जो चलता हुआ है वो हर साल किसी भी हेड पे जाता है। उसको भी यूज करके आप मिल कर सकते हो प्रॉफिट को। क्या, एक बार फिर से बोलो। क्या आपका प्रॉफिट था पीसीबी का 100 सारे जो आपने माइनस किया, जितना भी रेंट हो सकता तो 20 बच रहे और आपके पास अनअब्सॉर्ब बहुत सारा है, तो आपको यूज करके ना प्रॉफिट है, मतलब मेजर लेवल पे रिड्यूस कर सकते हो ना। ठीक है सर, तब फिर पार्टनर। ठीक है, मतलब हाँ, ये सुनो। अगला नोट लिखिएगा, नोट नंबर 2। अनएब्सॉर्ब डेप्रिसिएशन will be added in current year depreciation. Unabsorbed depreciation will be added in current year depreciation in next year. Next year समझ गए ना, मतलब कि it will be added in current year depreciation next year. नेक्स्ट ईयर जो है वो कंटिन्यू। Unabsorbed depreciation will be added in current year depreciation. क्या लिखवाया था मैंने? ये लिखवाया था in next year. ठीक है, and it can be set off from any head एक्सेप्ट सैलरी। ये स्पेशल बात है, इसके ऊपर कोई क्वेश्चन नहीं आता,
लेकिन बाय चांस अगर आपको लेफ्ट राइट का भी दिख गया ऐसा क्वेश्चन, ऐसे बहुत ही रेयरेस्ट चांस है, ठीक है, बट ऐसा बन सकता है क्वेश्चन। नहीं मतलब वो दिखेगा तो करेंगे, नहीं तो अननेसेसरी। ठीक है, मुझे बताइए यहां तक क्लियर है बच्चे? ओके, तो अनएब्सॉर्ब डेप्रिसिएशन डन है हमारा। आइए अब हम चलते हैं जिस टॉपिक को आज खत्म करना है हमने, 32 टू है। दैट इज सेक्शन 35, साइंटिफिक रिसर्च। हेडिंग डाल लेना बच्चे, साइंटिफिक रिसर्च, और ये अब मैं आपको नोट्स दे दूंगा, ठीक है, और अब मैं बोलूंगा तो बस सुन लेना अभी, ठीक है, अब इसको नोट नहीं करना होगा। कैन यू एक्सप्लेन व्हाट इज साइंटिफिक रिसर्च एक्सपेंस? कहने से रिसर्च एंड डेवलपमेंट का खर्चा कौन सी कंपनी करती होंगी? जो गुड्स एग्जैक्टली, सारी कंपनीज, ठीक है, ये सिर्फ फार्मा नहीं, फार्मा कंपनीज करती है, वैक्सीन्स उनका ज्यादा होता होगा। बट आप मुझे बताइए, क्या एक प्लेन जो है, क्या वो जैसे हवा में उड़ रहा है, इसके पीछे कोई साइंस है, या तेज उड़ेगा तो हवा में चला जाता है? तेज उड़ेगा, तेज उड़ रहा है तो हवा में कैसे जाएगा? उड़ तो पहली हवा में रहा है वो, या वो तेज चल रहा है तो ऐसे अपने आप ऊपर हो जाता है? नहीं वो ठीक है यार, ठीक है। आप मुझे बताइए, क्या जैसे आपने देखा है ऑल आउट घर में लगाते हो आप, ठीक है, तो ऑल आउट के अंदर जो लिक्विड है उसके पीछे कोई साइंस है, या बस लगा दो तो मतलब मॉस्किटोज नहीं काटेंगे? हाँ एग्जैक्टली, क्योंकि पहले वो थी पर अब वो इम्यून हो गए, ठीक है, तो वो वाली चीज है। तो बेसिकली ऑल आउट के पीछे भी तो कितना R&D लगा होगा। और एक बात बताइए, एसी इतनी कूलिंग कैसे कर रहा है? कूलिंग कर रहा है नहीं कर रहा है? ठीक है, तो आप मुझे बताइए जैसे इसके अंदर कंप्रेसर है, ठीक है, तो ये सारी चीजें कंपनीज R&D करती है ना बच्चे। अब अगर ये लैपटॉप है, कोई भी चीज है, उसके पीछे R&D हो रखी है। मुद्दे की बात समझिएगा, मुद्दे की बात समझिएगा। रिसर्च, अब एक बार फ्लो से सुनना बेटे, मेरे को खत्म करना है बात, ठीक है। तो आप समझिए कि या तो हो सकता है कि आप ये जो R&D है ना, ये इसको इन हाउस कर रहे हो। इन हाउस का मतलब पता है सर, हमारे अपने लैब से, ठीक है, और अपने जो साइंटिस्ट होंगे, जो भी रिसर्च है इन हाउस होता है, ठीक है। तो कह सकते हो आप इट इज रिलेटेड टू द बिजनेस ऑफ द एसेस। जैसे सपोज करो इफ आई मेक शूज, तो क्या उनकी भी R&D टीम होगी? बिल्कुल होगी। हाउ टू मेक इट फर्दर कंफर्टेबल, ठीक है, कौन सा मटेरियल कहाँ से खरीदना है, कुछ ना कुछ तो लॉजिक चल ही रहे होंगे ना। हाँ, एड्यू जंक्शन में R&D नहीं हो रही। हाँ, वो वाली चीज, ठीक है। तो सर क्या गया है सर? लेकिन वो तो ऐसा ऑर्गेनाइज नहीं है, वो इररिलेवेंट डाउट है, आप इग्नोर करिए आप। मतलब वो उसके भी जब दिमाग है, तो मैंने इसलिए बोला नहीं होती क्योंकि वो डाउट ही सही नहीं था, तो मैं सीधा नहीं बोला था कि डाउट खराब है, तो उसमें और एनालिसिस। अच्छा ही लगता सर। वैसे वो पूछ रहा है, कुछ क्वेश्चन है आपका, क्या नया कर रहे हो आप ऐसे? मैं आरएनडी का कह रहा है सर, घर पे नोट बनाने। ठीक है, अब एक बार आइए फ्लो से, ये मेरे को बताना है प्लीज। तो जो भी कंपनीज होंगी जैसे वोल्टास, ओ जनरल, सैमसंग, दे डू इन हाउस। ऐसा हो सकता है इन हाउस भी करे, या हो सकता है वो किसी एजेंसी को हायर कर ले, पेड टू आउटसाइड एजेंसी, ठीक है। तो इन हाउस अगर है, क्या ऐसा होता होगा जो एसी वाली कंपनी है वो शूज के ऊपर इन हाउस रिसर्च एंड डेवलपमेंट कर ले? ऐसा होता होगा। तो बेसिकली यहाँ पे क्या लिखा हुआ है कि इन हाउस अगर आप कर रहे हो तो वो किससे रिलेटेड होना चाहिए? भाई बिजनेस से तो होगा ना भाई। ठीक है, एक बात बताओ, मैं शूज बनाता हूँ और मैं कह रहा हूँ यार मैं R&D पे खर्चा कर रहा हूँ, बहुत सारे साइंटिस्ट हायर करे हैं कि मेरे को वैक्सीन बनानी है, कोई लॉजिक बैठ रहा है इस बात का? मेरा शूज का बिजनेस है और मैं R&D कर रहा हूँ वैक्सीन के ऊपर, कोई करता होगा ऐसे? कोई भी नहीं करता। तो इन हाउस जो है, ये बात करना बेटे, एक बार इधर आओ भाई, ठीक है, जो इन हाउस है इट शुड बी रिलेटेड टू बिजनेस। बट व्हेन यू पे टू आउटसाइड एजेंसीज, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? मे
और मे नॉट बी रिलेटेड। मतलब बेटे भारत सरकार कॉर्पोरेट्स पे प्रेशर डालती है, ये इतनी सारी संस्थाएं हैं, आईआईटी, आईटीआई या जहां भी रिसर्च है, वो कॉर्पोरेट्स को बोलते हैं आप इनको पैसा दीजिए, वेदर इट्स रिलेटेड टू बिजनेस और नॉट, बट इनको फंडिंग दीजिए ना, थोड़ा डोनेट करिए। आप समझ रहे हो मैं क्या बोल रहा हूँ? भाई मेरे को R&D करानी है, मैं अपने लैब भी खोल सकता हूँ, मैं इन हाउस करा लिया, सर मेरे बस की नहीं, मैंने बाहर दे दिए पैसे, ठीक है। पर ऐसा भी तो हो सकता है मेरे को सरकार बोले कि इतनी सारी हमारे सरकारी साइंटिफिक रिसर्च इंस्टीट्यूशंस है, आप उनको कुछ डोनेशंस क्यों नहीं देते? तो मैंने बोला मैं उनको डोनेट कर देता हूँ 1 करोड़ रुपए, क्या मुझे डिडक्शन मिलेगी? मिलिए। आपको समझ आया मैं क्या बोल रहा हूँ? पहले आप इन हाउस पे आइए, ठीक है। हमें ये समझना है सर, हम लोग ने एरोप्लेन बनाया है और अब सारा का सारा R&D इन हाउस हो रहा है कि एरोप्लेन को उड़ाएं कैसे। तो कह सकता हूं ये इन हाउस हो रहा है। अब आप समझिए, इन हाउस R&D करने के लिए मेरे को खर्चे लगेंगे, मेरे या तो वो खर्चे रेवेन्यू होंगे या तो वो कैपिटल होंगे। 100% रेवेन्यू एक्सपेंस इज अलाउड इन द प्रीवियस ईयर इन विच इट इज इनकर्ड। आप बोलोगे इसमें नई बात क्या हो गई सर? रेवेन्यू एक्सपेंस क्या होता है? रेंट, सैलरी अलाउड है, वो तो जनरली भी अलाउड है। सामने जो दुकानें है वो किराया दे रही है तो उनको अलाउड नहीं है? बिल्कुल अलाउड है, इसमें कोई नई बात नहीं है। लेकिन नई बात क्या है? इन केस बिजनेस इज नॉट कमेंस्ड, following expense will be allowed as deduction within 3 years before the date of commencement as deduction in the previous year in which business commenced। सर ये क्या बोल दिया आप? अब मेरी बात ध्यान से सुनिए, सिंपल सी बात है। मैं साइंटिफिक रिसर्च का खर्चा कर रहा हूँ, मेरा जो भी धंधा उससे कोई मतलब नहीं अभी, या तो वो रेवेन्यू होगा या तो वो कैपिटल। रेवेन्यू होगा तो मेरे को सारी की सारी डिडक्शन मिल जाएगी, ठीक है। लेकिन अगर बिजनेस स्टार्ट करने से पहले का कुछ रेवेन्यू होगा तो कुछ खर्चा, क्या हमेशा ऐसा ही होता है जब स्टार्ट हो जाता है तभी खर्चा होगा, उससे पहले का भी होगा? तो मैं कितने पहले जाऊं, 5 साल, 10 साल, कितने साल? 3 साल। कमेंसमेंट से पहले के 3 साल के खर्चे आप रिकॉर्ड्स रख सकते हैं, उसकी डिडक्शन मिल जाएगी आपको कौन से साल में? जिस साल में बिजनेस कमेंस हो। बट नॉट ऑल एक्सपेंसेस। कौन कौन से एक्सपेंसेस वो लिखे हुए हैं? मटीरियल का खर्चा, सैलरी टू रिसर्च एंड डेवलपमेंट स्टाफ। सर ये आप क्या बोल रहे हो? छोटी सी बात है बेटे, रीड करोगे तो इसलिए वो दिक्कत आती है, बस इधर ऐसे देखोगे तो समझ आ जाए। आपका जो बिजनेस कमेंस हुआ है वो मान लो आज हुआ, ठीक है। आज क्या डेट है? 19 जुलाई 25। 19 जुलाई 25 के बाद ऑल रेवेन्यू एक्सपेंस आर अलाउड। आई एम राइटिंग ऑल, ठीक है। रेंट, सैलरी, मटेरियल, चाय पानी कॉफी, जो मर्जी सोचना है आपको सोच। धंधे का खर्चा है, रेवेन्यू है, अलाउड। क्या कह सकता हूँ, नॉर्मल बात ही है ये। इसमें नई बात क्या हो गई? इसमें नई बात ये है कि इससे पहले के कितने साल? 3 साल, ठीक है। इस डेट से तो मोटा मोटी कह सकता हूं, आज अगर 19 है तो 19 जुलाई 23 24 25, 19 जुलाई 22 हो गया ना। तो यहां पे मैं ऑल रेवेन्यू एक्सपेंस लिखूं या सिर्फ दो रेवेन्यू एक्सपेंस? दो। दैट इज जो भी मटेरियल का खर्चा हुआ और जो भी R&D स्टाफ को मैंने सैलरी, कौन से साल में डिडक्शन मिलेगी? इन विच द बिजनेस कमेंस। तो इस खर्चे की डिडक्शन मुझे कौन से साल में मिल जाएगी बच्चे? प्रीवियस ईयर अगर मैं बोलूं तो 25 26। कहने का मतलब ये, एक बार दोबारा समराइज कर देता हूँ। साइंटिफिक रिसर्च का खर्चा या तो रेवेन्यू होता है, कैपिटल होता है। रेवेन्यू वाला जितना भी खर्चा होगा सारा मिल जाएगा। लेकिन सर अगर धंधा शुरू करने से पहले के खर्चा होगा, क्या मिल जाएगा? मिल जाएगा। कौन से दो खर्चे मिलेंगे? मटेरियल और स्टाफ सैलरी। कितने साल पहले के? 3 साल के। कब मिलेगा सर? जिस साल में आप धंधा को स्टार्ट। क्लियर है जी? अब आप इसको एक बार दोबारा पढ़िए, अब आपको समझ आएगा। रेवेन्यू एक्सपेंस, हाँ जी बोलिए। नहीं, लॉस है तो लॉस ही आगे बढ़ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, लॉस और फर्दर बढ़ जाएगा। तो क्या हो गया? और क्यों नील क्यों होगा? मैंने कहीं पे बोला आपको ऐसे टैक्स में इसको नील होगा? मैं कभी नहीं बोला मैंने, ठीक है। वो आएगा पॉइंट, पर इस खर्चे के लिए मैंने कभी भी नहीं बोला जिंदगी में।
अच्छा एक बात बताओ, रेवेन्यू एक्सपेंस क्या बोल रहा है वो? 100% इज अलाउड इन द ईयर इन विच इट इज, और आप देख रहे हैं मैंने क्या लिखा है यहां पे, एनी एक्सपेंस इन केस बिजनेस इज नॉट कमेंस्ड। तो मैं खर्चे क्या लिख रहा हूं, एनी एक्सपेंस या फॉलोइंग एक्सपेंस? ये फॉलोइंग एक्सपेंस है बच्चे। तो फॉलोइंग एक्सपेंस कौन कौन से हो रहे हैं सुबह, तो ये समझ लो मटेरियल और सैलरी। पहली बात, फॉलोइंग एक्सपेंस विल बी अलाउड एज डिडक्शन। ठीक है, कौन से साल में, लैंग्वेज उतनी अच्छी नहीं लिखी हुई पर मैं एक बार आपको बताता जाऊंगा। इन द प्रीवियस ईयर इन विच बिजनेस, और कितने साल पहले की, 3 years बिफोर द डेट ऑफ कमेंस। मुझे बताइए, क्लियर है बच्चे? प्रीवियस ईयर इन विच बिजनेस कमेंस। अब मैं आ रहा हूं कैपिटल एक्सपेंस। प्लांट एंड मशीनरी खरीदी, लैंड एंड बिल्डिंग खरीदा, ऐसे बहुत सारे खर्चे होंगे। 100% इज अलाउड इन द ईयर इन विच इट इज इन, ये अलग बात है। आपने एसी खरीदा तो सर ब्लॉक में डालू नहीं, 100% डिडक्शन। कैपिटल एक्सपेंस की 100% डिडक्शन, मतलब पहले साल में ही पूरा डिडक्शन, कोई डेप्रिसिएशन का झमेला नहीं। क्यों? अगर आप क्या खर्चा कर रहे हो, साइंटिफिक रिसर्च का खर्चा है, और रेवेन्यू है कि कैपिटल है? कैपिटल। और ले देंगे तो बोलो चाहे रेवेन्यू हो चाहे कैपिटल हो, 100 मिल रहा है ना। लेकिन कुछ खर्चों को बाहर कराओ, एक्सेप्ट लैंड, एक्विजिशन ऑफ लैंड इसमें नहीं आएगा, उसकी डिडक्शन आपको नहीं मिली। इन केस बिजनेस इज नॉट कमेंस्ड, तो वो क्या बोलेगा, भाई कमेंस नहीं हुआ, नहीं हुआ, कितने साल पहले देख लूंगा, 3 साल, जो भी कैपिटल एक्सपेंडिचर होगा उसकी 100% डिडक्शन मिल जाएगी। कौन से साल में? इन द ईयर इन विच बिजनेस इज कमेंस्ड। In case business is not commenced, entire capital expenditure except land within 3 years from the date of commencement will be allowed as deduction the previous year in which business commenced. बताइए, क्लियर है बच्चे? क्या आपको समझ आया? अगर मैं आपको समराइज करूं तो साइंटिफिक रिसर्च का खर्चा जो इन हाउस का है, इट शुड बी रिलेटेड टू योर बिजनेस और नॉट रिलेटेड? रिलेटेड। इफ इट्स नॉट रिलेटेड कुछ नहीं मिल रहा आपको, ये 35 में नहीं हुआ। ठीक है, ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं आएगा, बट वैसे बता रहा हूँ, इन हाउस के अंदर शुड बी रिलेटेड टू माई बिजनेस। और दो खर्चे हो सकते हैं, या तो रेवेन्यू या फिर कैपिटल। रेवेन्यू का 100%, कैपिटल का भी 100% एक्सेप्ट लैंड। धंधे से पहले 3 साल का रेवेन्यू मिल जाएगा, धंधे से पहले का 3 साल का कैपिटल मिल जाएगा। कौन से साल में मिल जाएगा? जिस साल में आप बिजनेस कमेंस करते हैं, वेदर रेवेन्यू वेदर कैपिटल। क्लियर है जी? मटेरियल क्या है, मटेरियल सैलरी तो समान होता है। मटेरियल, अब मान ले R&D कर रहा हूं मैं, कितना सारा रॉ मटेरियल्स और वो लगता होगा। इसके रिलेशन क्या लिखा है इसके सैलरी टू रिसर्च एंड डेवलपमेंट स्टाफ ठीक है। इंक्लूड है, यही दो खर्चों की डिडक्शन मिलेगी 3 साल पहले वाले में, इन दो की मिलेगी बस। क्लियर है बच्चे? अब आप मुझे बताइए, सर मैं इन हाउस नहीं कर रहा हूं, मैंने बाहर की एजेंसी हायर कर ली है, ठीक है, तो ये मेरे बिजनेस से रिलेटेड होना चाहिए या अनरिलेटेड भी हो सकता है? अनरिलेटेड भी हो सकता है, कि मेरे को सिर्फ सरकार ने बोला कि यू शुड कंट्रीब्यूट, हमने एक नया संस्थान खोला है, एक इंस्टीट्यूशन खोला है, दे आर डूइंग सम रिसर्च वर्क ऑन डिफेंस वॉट एवर गवर्नमेंट ओरिएंटेड प्रोजेक्ट्स, तो मुझे बोल रहे हैं इन्वेस्ट करने को, डोनेट करने को, तो करना पड़ता है भाई। ठीक है, तो यू आर पेइंग टू आउटसाइड एजेंसीज। हाँ जी, कह सकते हो, और इससे मैं अभी रिलेट नहीं करूंगा, CSR हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता। ठीक है, आप मुझे बताइए, ये इंस्टीट्यूशंस के आपको नाम याद करने पड़ेंगे कुछ, मैं वो नाम बताऊंगा आपको। सबसे पहला इंस्टीट्यूशन है इंस्टीट्यूशन इन साइंटिफिक रिसर्च, नाम आएगा जी साइंटिफिक रिसर्च, और ये अप्रूव्ड होनी चाहिए सरकार से। ऐसे नहीं होता कोई भी बोले अरे मैं साइंटिस्ट हूं, मैं साइंटिफिक रिसर्च करूं, मेरे को पैसे दे दो, ऐसा नहीं। दीज आर अप्रूव्ड बाय द गवर्नमेंट्स। ठीक है, सो बेसिकली ऑल द इंस्टीट्यूशंस
हु आर डूइंग साइंटिफिक रिसर्च, ये वर्ड याद रखना है, कितने परसेंट डिडक्शन मिल रही है? 100%। यानी कि अगर मैं 1 करोड़ दे रहा हूं तो मेरे को डिडक्शन कितने की मिल रही है? 1 करोड़। उसमें क्या बड़ी बात है, नुकसान तो मेरा ही है वैसे। मैं खर्चा कर रहा हूँ और खर्चा माइनस हो रहा है, तो 30% का ही तो बेनिफिट मिला मुझे। ठीक है, तो कोई ऐसा थोड़ा ना है कि मुझे कोई वो हो रहा है। सरकार कह रही है इनको पेमेंट कर दो, डिडक्शन ले लो। मैंने कहा सर डिडक्शन ले भी लूंगा तो 30% ही तो फायदा मिलेगा मुझे। ठीक है, पर करना पड़ता है बेटे, कोई बात। अगला कौन सा है? स्टैटिस्टिकल रिसर्च और सोशल साइंस। कुछ इंस्टीट्यूशन है हु आर डूइंग स्टैटिस्टिकल रिसर्च और सोशल साइंस रिसर्च। तो आप मुझे बताइए कितने परसेंट डिडक्शन? 100%। सेम है। पहले ना इसमें रेट अलग अलग होते थे, किसी में 150 होता था, किसी में 200 होता था। हाँ जी मैम, क्या हुआ? आप अभी बर्गर खाओगे कि बाद में खाओगे? बाद में। अपनी खा लेते क्या सही करा मैम आपने। अरे वो वही बात है, अब तो तुम्हें भी पता होना चाहिए, यहाँ ज्वाइन कर लिया। ठीक है, ये तो मुंह नहीं पड़े। ठीक है। अब आप मुझे बताइए थर्ड कौन सा है? डोनेशन टू कंपनी फॉर साइंटिफिक रिसर्च। देखो, अगर जैसे पेपर में आएगा ना, पीएनएल में ना डेबिट हो रखे होंगे सारे। आपको नाम पहला वाला कौन सा था बताओगे? पहला, इंस्टीट्यूशन डूइंग विच रिसर्च? साइंटिफिक रिसर्च। दूसरा, स्टैटिस्टिकल रिसर्च या फिर सोशल साइंस। तीसरा, डोनेशन टू कंपनी, ये वर्ड है कंपनी को दिया आपने। सोशल साइंस होना चाहिए। ठीक है, डोनेशन टू कंपनी किस पर्पस के लिए? साइंटिफिक। और नेशनल लेबोरेटरी या जैसे आईआईटी देखा आपने, इंडियन इंस्टीट्यूट टेक्नोलॉजीज, उनके होंगी संस्थाएं होंगी बेटे। ठीक है, तो बेसिकली हर किसी पे कितने प्रतिशत मिल रहा है? 100%। पहले होता था किसी पे 150 होता था, किसी पे 250 होता था। तो पेपर में जब इनके नाम आते थे तो हमें देखना पड़ता था, जैसे सपोज करो मैंने इनको डोनेशन करा तो मेरे तो खर्चा हो गया। क्या हुआ मैम, किस खुशी में? शाम को बता। अच्छा, अभी बता। मैं मारा हूँ भाई। समझ नहीं आया मुझे, इसको भी पढ़ेगा क्या? ठीक है। एनीवेज, अब आप मुझे बताइए 4 इंस्टीट्यूशंस क्लियर है? ठीक है, कितना कितना परसेंट है सब पे? तो आप समझो, जब आपको पीएनएल स्टेटमेंट दी होगी तो डेबिट हो रहा होगा कि आईआईटी को 5 लाख दिए। ठीक है, अब आप इसका क्या ट्रीटमेंट करें? 5 लाख तो बहुत अच्छी बात, डिडक्शन मिलनी थी, कुछ भी नहीं होगा। पहले क्या होता था, आईआईटी पे 150% है, तो अकाउंट्स ने तो सिर्फ अगर 5 लाख लिखा है तो उसे तो वन टाइम ही दी ना डिडक्शन, पर मिलनी की 575 की, सॉरी 750 की मिलनी चाहिए। मैं सिंपल रखता हूँ, आईआईटी को मैंने 1 लाख रुपए दी, मेरे अकाउंट्स में डोनेशन कितने से पीएनएल में डेबिट होगी? 1 लाख। लेट सपोज मुझे डिडक्शन 150% मिलनी थी, कि अगर मैं 1 लाख दूंगा तो मुझे कितनी मिलेगी? 1.5 लाख। पर अकाउंट्स तो 1 लाख ही दिखाएगा, तो मुझे फर्दर क्या करना पड़ता था? पहले 50,000 फर्दर माइनस करता था, मुझे और डिडक्शन मिले। पर अब है क्या ये? नहीं, कुछ नहीं करना बस। समझ रहे हो? तो बेसिकली अब आप ये बताइए, यहां तक कोई दिक्कत आपको? अरे टैक्स बेनिफिट ना, मैं कुछ नहीं बोलूंगा। क्या आपको ये वाला टॉपिक समझ आ रहा है? एक्सपेंडिचर ऑन साइंटिफिक रिसर्च 2 टाइप के होते हैं, कैपिटल या फिर रेवेन्यू। क्या आपको ये समझ आ रहा है? मैंने सेट ऑफ के चैप्टर में, आप चेक कर सकते हैं, मैं लिखवाया था कैपिटल एक्सपेंडिचर ऑन साइंटिफिक रिसर्च की वजह से लॉस नहीं आ सकता। पर क्या रेवेन्यू एक्सपेंडिचर वजह से लॉस है? बिल्कुल आ सकता, आपने पूछा था। ठीक है, यही तो पॉइंट है। सिर्फ 3 खर्चे जिस वजह से लॉस नहीं आ सकता, unabsorbed depreciation, or you can say depreciation also, depreciation. सेकंड, कैपिटल एक्सपेंडिचर ऑन साइंटिफिक रिसर्च। और तीसरा था एक्सपेंडिचर
ऑन फैमिली प्लानिंग। आप छोड़ दीजिए उसको अभी, लेकिन आपको समझ आ रहा है कैपिटल एक्सपेंडिचर और साइंटिफिक रिसर्च। अगर आपको क्लियर है तो आपके सामने क्वेश्चन है, आप सॉल्व कर दीजिए। ओह, आंसर दिया हुआ है मैंने वैसे, पढ़ लो, दिमाग में तो सॉल्व करोगे ना, आंसर दिया हुआ तो प्लीज। हो गया बच्चे? मैं एक एग्जांपल बना देता हूँ और, है ना, तभी फिर सही लगेगा आपको, नहीं तो आपको अच्छा नहीं लगेगा बेटा। आप माने कोई दिक्कत नहीं है पूरा। पीजीबीपी बिफोर साइंटिफिक रिसर्च एक्सपेंस 5 लाख, कैपिटल एक्सपेंडिचर ऑन साइंटिफिक रिसर्च 8 लाख, रेवेन्यू एक्सपेंस ऑन साइंटिफिक रिसर्च 10 लाख। अब आप मुझे बता दीजिए मेरी पीजीबीपी इनकम कितनी आएगी बेटा? ओ माय गॉड, कितनी? 5 लाख लॉस, एग्जैक्टली। एंड व्हाट इज अनएब्सॉर्ब्ड कैपिटल एक्सपेंडिचर ऑन साइंटिफिक रिसर्च? क्लियर है जी? ओके, क्या टाइम हुआ अभी? 3 बजे अभी। किसी की क्लास तो नहीं है अभी? मेरी क्लास ही है, चलिए आगे बढ़ाएंगे अभी बात। अभी अकाउंट्स की कर लेंगे, है ना, अभी तो शुरू हुआ है। नहीं नहीं, आज आज खत्म करना होता है बेटे, ऐसे नहीं होता। अभी नोट करने का टाइम टाइम दूंगा। सर वो कह रहे हैं मेरे को छोटा जा रहा है। कोई बात नहीं, कुछ तो हो रहा है ना। कभी कहते हैं अकाउंट्स की चीजें फिर एकदम से छोड़ देते हैं वो। हाँ वो बात तो सही है, पर बात की ठीक है, वो बात सही है। चलिए ये वाला पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चे, मैं इसलिए करा रहा हूँ क्योंकि साइंटिफिक के साथ ही होता है। एक टेक्निक होती है बच्चे, एक R&D करी हुई है हमने कि कैसे कराया जाता है, ठीक है। मतलब अभी वो हाफ वे हुआ है, वो ये पूरा करना बहुत जरूरी है। इसके बाद एक एग्जाम्पल करना जरूरी है, फिर उसके बाद अकाउंट्स होगी। मतलब ये वाला पहले कॉन्सेप्ट समझेंगे, फिर इसके ऊपर एक इलस्ट्रेशन करेंगे, फिर अकाउंट्स करेंगे, ठीक है। आइए अब मुझे बताइए, सेल ऑफ साइंटिफिक रिसर्च एसेट, ये गलत। देखो मैंने आपके साथ साइंटिफिक से भी बात कर ली, इन हाउस है, बाहर दिया, इन हाउस है, रेवेन्यू है, कैपिटल है, क्या है, लेकिन अब मैं आपको कह रहा हूं मेरे जो एसेट थे मैंने बेच दिए, ठीक है। तो आप ध्यान से देखिएगा, सेल ऑफ साइंटिफिक रिसर्च एसेट, एक तरीका ये हुआ भाई कि इसको हमने डायरेक्टली बेच दिया, मतलब सर छोड़ो ना बेटे, मतलब अभी। और दूसरा क्या करा, मैंने इसको किस में ऐड कर दिया, फिर बेचा है। ले देखिए आप समझो, मैं एसेट बेच तो रहा हूं, एक तरीका क्या है कि इसको ब्लॉक में डाल दो। सर ये ब्लॉक में नहीं था, नहीं था, 100% मिल गई थी आप। साइंटिफिक रिसर्च एसेट जो है, क्या उसका ब्लॉक चल रहा है? नहीं, बिकॉज दिस अ स्पेशल कैटेगरी एसेट जिसमें आपको 100% ब्लॉक में होता ही नहीं है। जैसे सपोज करो अगर साइंटिफिक रिसर्च के लिए अगर मैंने एसी खरीदा, तो वो एसी ब्लॉक में नहीं जाता, क्योंकि उसमें 100% एक्शन मिल जाती है, ठीक है, वो ब्लॉक में नहीं जाता, ठीक है। तो आप समझिए, वो जो एसी है वो ब्लॉक सिस्टम से बाहर है, ठीक है। उससे क्या होगा सर, मैं समझाऊंगा आपको, लेकिन आप समझिए कि एक लैब में अगर एसी लगा हुआ है, मैं उसको बेच रहा हूं, ये कंफर्म्ड बात है, मैं उसे बेच दूं। तरीके दो हैं, एक आपने उसको सीधा सीधा बेच दिया, एसी निकाला बेच दिया, और दूसरा क्या है, आपने उस एसी को ब्लॉक में डाला। हालांकि ब्लॉक में डालने के बाद ये थोड़ा ना कि पहले लगा दिया फिर बेचा, लेकिन ये दिमाग से आप समझिए टैक्स लेवल पे कि मैंने उसको एक एसी के ब्लॉक में डाला,
ठीक है, और फिर बेचे। मतलब सर आइए पहले डायरेक्टली समझते फिर आएंगे। मैं कौन से साल पर हूं अभी? 22-23। और मैंने एक साइंटिफिक रिसर्च एसेट खरीदा था, और कितने उसकी ओरिजिनल कॉस्ट कितने रुपए की है बच्चे? 1 लाख। ठीक है जी। कौन से दिन खरीदा आपके सामने है? 1/4। आई परचेज्ड दिस एसेट ऑन 1/4/15। कितने रुपए का? कितने रुपए खरीदा मैंने? 1 लाख। तो क्या आप मुझे बता सकते हैं कि मुझे इस 1 लाख की डिडक्शन कौन से साल में मिली होगी? जिस साल खरीदा है। कौन सा साल? सब बच्चों को 15-16 समझ आ रहे हैं? इसका मतलब तुम्हारे पास एक एसेट है जिसकी ओरिजिनल कॉस्ट थी 1 लाख, जिसके ऊपर तुम्हें 100% डेप्रिसिएशन उसी साल मिल जाता है। तो इसका मतलब उसकी बुक वैल्यू कितनी हो गई? निल। और अब बात यह है कि उसको मैंने जब बेचा है तो मुझे समझना है क्या करूं। ठीक है। अब मैं आपको कह रहा हूं, क्या बुक वैल्यू निल पर आ चुके हैं? नाउ आई एम सेइंग यू हैव सोल्ड इट फॉर 70,000। खरीदा तो 1 लाख का था, 100% एक्शन मिल गई, जीरो हो गई, बट हैव सोल्ड इट फॉर 70। क्या करूंगा इसका? करा हुआ आपने भाई, टाइम नहीं लगाना कुछ। बैलेंसिंग चार्ज पीजीबीपी में टैक्सेबल 70,000 रुपए। और अगर आपने ज्यादा का बेच दिया, कितने का बेच दिया? 1,30,000। तो कितना ओरिजिनल कॉस्ट से ऊपर है? 30,000। 30,000 कैपिटल गेन, शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म बाद में बात करेंगे। और बचा हुआ 1 लाख कहाँ चला जाएगा? पीजीबीपी में। यही तो हो रहा है यहाँ पे, देख लो आप इसको। जो मैंने आपको कॉन्सेप्ट सिखाया था, मतलब वो साइंटिफिक रिसर्च पे लग रहा है। क्यों लग रहा है सर? साइंटिफिक रिसर्च तो सर एयर इंडिया भी कर रही होगी। हाँ तो पर वो इस एसेट को ब्लॉक में नहीं डालती ना कभी, 100% मिलता है उन्हें। एयर इंडिया के जो प्लेन्स है वो तो ब्लॉक में होंगे, लेकिन एयर इंडिया का जो साइंटिफिक डिवीजन होगा विच इज इनटू दिस कि कैसे हम और बेटर कर सकते हैं, वो एसेट ब्लॉक में नहीं होते उनके, क्योंकि वो साइंटिफिक रिसर्च के कैपिटल एक्सपेंस है जिसपे उन्हें 100% डिडक्शन मिलता है। कहिए समझ आया बच्चे आप? अगर आपको ये बात क्लियर आ गई तो अब आपको समझ आना चाहिए मैंने डायरेक्टली का मतलब मैंने ब्लॉक का झमेला ही नहीं डाला। लेकिन अब एयर इंडिया कह रही है रुक जाओ यार, ये जो एसी है जो हमारे लैब में लगे हुए हैं, ठीक है, कह सकता हूं उनकी बुक वैल्यू तो जीरो हो चुकी होगी, क्योंकि जब भी खरीदा 100% एक्शन एज पर 35। वो कह रहे इसको मैं ब्लॉक में ले आता हूँ एसी के। सर ऐसे कर सकते। तो क्या करा उसने? आपने परचेज तो वही 1/4/15 को करा होगा, 15-16 में ही आपको पूरी डिडक्शन में मिल गई होगी, और बुक वैल्यू क्या हो गई होगी? अब इसने क्या करा, बेचा कब था? 22-23 में। तो इसने क्या करा, 22-23 में ही एसी का जो ब्लॉक चल रहा था, चल रहा होगा नहीं चल रहा होगा, तो उसमें ओपनिंग WDV 1/4/22 को इसकी 4 लाख की चल रही थी। इसने क्या करा, उस एसेट को इसमें ऐड करा। बेचूंगा मैं, कस्टमर बेचना तो है, बट एक तरीका बदल दिया बस। मैंने इसको ऐड करा, और आप मुझे बताइए अगर मैं इसको ऐड करूंगा क्या कुछ वैल्यू आएगी? Because I already claim 100 rupees deduction, 1 लाख rupees. If I'll add it in the block, it will be added at nil value. क्योंकि जिस चीज की अगर मैं 100% ले चुका हूं तो मैं दोबारा ऐड करके नई वैल्यू थोड़ा ना घुसा दूंगा उसमें। तो वैल्यू से किस पे ऐड होगा ये? निल। अब आप सोचिए, आपका 4 लाख का एसेट था, ब्लॉक, आई एम सॉरी, 4 लाख का ब्लॉक चल रहा था, उस पे कितने का एसेट ऐड हुआ? निल। एंड यू सोल्ड इट फॉर 1,30,000। क्या कोई कैपिटल गेन आए? जब एक बार ब्लॉक में घुस गया तो ब्लॉक की आइडेंटिटी मैंने बेच दिया, कसम मैंने एसी दिया, उसने मेरे को पैसे दिए। पर आप मुझे बताइए, अगर मैं सेल कर रहा हूं, मैं कह रहा हूं 50,000 की सेल कर रहा हूं, तो -50 करूंगा। 1 लाख की कर रहा हूं तो 1 लाख माइनस करूंगा। 31 का करिए तो 31 माइनस करूंगा। लेकिन क्या
कोई कैपिटल गेन इम्प्लीकेशन आ रही है? नहीं आ रही। ये सिर्फ कब आएगी बताओ? सेल प्राइस किससे ऊपर होगा? 4 लाख से ऊपर। अगर मैंने वो एसी 5 लाख का बेच दिया तो मैं बोल दूंगा ब्लॉक कंटिन्यूज टू एग्जिस्ट एट नील वैल्यू एंड देयर इज अ शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन्स ऑफ ₹1। डायरेक्टली बेचने पे either you are having that balancing charge और capital gain stuff जो भी आज हमने देखा। ब्लॉक में डालने से आपका वही लॉजिक लग जाएगा कि अगर उसकी सेल वैल्यू बढ़ गई ब्लॉक से तो शॉर्ट टर्म आएगा, अगर नहीं होगा तो नहीं आएगा। मुझे बताइए क्या आपको क्लियर है बात? अगर आपको ये बात क्लियर है तो हाँ जी। दिक्कत में भी जैसे कि मैंने ऐसे तो दिखाया है हाउस से, पर मैं उसे ऐसे की वैल्यू बढ़ा रहा हूँ। क्या कह रहा हूँ जैसे कि एसी के वो चल रहा होगा एसेट का बैलेंस शीट में दिख रहा होगा, पर अब मैंने जो रिसर्च किया मतलब उसकी वैल्यू डाल दी, मैंने 130 को हटा दिया। क्या बोल रहा है? मतलब कैसे? मतलब क्या प्रॉब्लम आ रही है? जैसे बैलेंस शीट 4 लाख का चल रहा है इसमें। बैलेंस शीट नहीं है ये, इनकम टैक्स के हिसाब से बोल। बैलेंस शीट की वैल्यू और टैक्स की वैल्यू अलग होती है पहले तो, समझ रहे? कि asset तो मुझे जीरो पे है अभी ये। अकाउंट्स के हिसाब से इस पे अलग रेट चल रहा होगा। मैं तो टैक्स के एंगल से बात करूंगा अभी जैसे टैक्स के हिसाब से टैक्स की अलग वो शेड्यूल्स बने होते हैं, एक्सेल शीट्स पे होते हैं। तो बेच तो रही हूं मैं, लेकिन बस वो क्या है कि मैं अपने सिस्टम के अंदर पहले ब्लॉक में डाल दूं और फिर कर दूं, या मैं डायरेक्ट दिखाऊं तो मैं ये मेथड करूं। क्योंकि इधर वाला से ज्यादा फिर से तूने उस एसी को बेचा है बट तूने पहले ब्लॉक में डाला है, तो तू जब ब्लॉक में डालेगा तो नील पे ऐड होगा। अब जब तूने बेचा है नॉर्मल ब्लॉक का सिस्टम लगा दे, जो भी सेल प्राइस है वो माइनस कर दे ब्लॉक में से। ज्यादा है तो कैपिटल गेन If sale price exceeds the entire value of the block, then capital gains. सही बात सही बात तो है लेकिन लेकिन पैटर्न आ गया ना आपके पास वैसे कि साइंटिफिक रिसर्च को, कोई नई बात नहीं है, साइंटिफिक रिसर्च को तू डायरेक्टली कर रहा है तो वो बैलेंसिंग चार्ज वो वाला कॉन्सेप्ट लग गया। ब्लॉक में डालेगा तो जीरो पे ऐड हुआ और माइनस सेल वैल्यू, इतनी बात है। बताइए क्लियर है बच्चे? ब्लॉक में एसेट तो अभी चल रहा है ना ये भी। एसिड चल, ब्लॉक कंटिन्यूज टू एग्जिस्ट। बताइए यहाँ तक क्लियर है? अगर आपको क्लियर है तो बस एक इलस्ट्रेशन आएगी और बस फिर नमस्ते बेट। पेज नंबर 223 35 अच्छा क्वेश्चन आएगा। ओके ये देखिए बच्चा, ये क्वेश्चन है आपसे सॉल्व कराऊंगा अभी एक बार, पर एक बार रीड करते आइए, ठीक है? आर परचेज एन एसेट फॉर साइंटिफिक रिसर्च, तो कंपनी का नाम है या इंडिविजुअल का नाम है जैसे आर, और उसने साइंटिफिक रिसर्च के लिए एसेट परचेज करा है कितने रुपए का? कहने से दिस अ कैपिटल एक्सपेंडिचर। कौन से साल में? 16-17। तो 16-17 में 15 लाख खरीदा, तो क्या 16-17 में इसको डिडक्शन नहीं मिल जाएगी? पूरी मिल जाएगी 100%। ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर 23-24 the said asset ceased to be used for scientific। अब वो बोल रहा है भाई साइंटिफिक रिसर्च के लिए यूज नहीं करो, कहीं लिखा नहीं है बेच रहा हूं, भी बोला है cease to be used। और 23-24 में क्या लिखा है? द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन इज ऑल्सो सबमिटेड, प्रॉफिट फ्रॉम बिजनेस बिफोर डेप्रिसिएशन। वही मेरा बिजनेस का कितना प्रॉफिट है वैसे? 5 लाख का, और डेप्रिसिएशन माइनस करी अभी? नहीं करी। डेप्रिसिएशन के बारे में क्या बोल रहा है? ब्लॉक कितने का चल रहा है ऑलरेडी? कोई 1/4/23 को 23-24 निकाल रहा हूं तो 10 लाख, 15% है तो कितना डिप्रिसिएशन आएगा? 1.5 लाख। अगर कोई मॉड्यूलेशन नहीं हुई तो
द साइंटिफिक रिसर्च एसेट इफ यूज्ड फॉर बिजनेस, मतलब कह रहा है कि अगर मैं ब्लॉक में डाल दूं, ठीक है, शेल बी एलिजिबल फॉर 15, तो वो उसका रिलेशन बना रहा है कि ये जो एसेट है ना, अगर ब्लॉक में जाएगा तो ये वाले ब्लॉक में जाएगा। आगे क्या बोल रहा है, कंप्यूट द टोटल इनकम इफ साइंटिफिक रिसर्च एसेट इज सोल्ड फॉर 30 लाख। आपने इस एसेट को बेचा कितने का, 30 लाख का। इफ इट इज यूज्ड विदाउट यूजिंग फॉर बिजनेस, मतलब डायरेक्टली, विदाउट यूजिंग फॉर बिजनेस का मतलब मैंने ब्लॉक में नहीं डाला, मैंने डायरेक्टली बेच दी। और दूसरा क्या है, आफ्टर यूजिंग फॉर बिजनेस, मतलब मैंने ब्लॉक में डाला फिर बेचा। अब अगर मैं आपसे डायरेक्टली की बात करूं, मेरा सेल प्राइस कितना है, 30, कॉस्ट कितने की है, वैसे तो ये लॉन्ग टर्म है, खरीदा कब था आपने, 16-17, 2300 से बेच रहे हो, 3 साल से तो ऊपर ही जा रहा है, ठीक है। और मैं अभी कैपिटल गेन में नहीं जाऊंगा, अमेंडमेंट के हिसाब से तो 2 साल लाइफ हो चुकी है, ठीक है, उसके अंदर नहीं जा सकता मैं अभी। पर आप मुझे बताइए, किसी चीज की बुक वैल्यू 0 है और वो बिका कितने का है, 30 लाख का, तो प्रॉफिट कितना आ गया, 30 लाख। लेकिन इसमें से कैपिटल गेन में कितना जाएगा आपके हिसाब से, 15 लाख, और पीजीबीपी में 15 लाख। अब आपने फ्रीज किसको करना है पहले, पीजीबीपी। अब इधर आप दोबारा आएंगे, सेल 30 लाख, कॉस्ट कितनी, 15 लाख को इंडेक्स करिएगा तो लगभग कुछ 15 लाख को इंडेक्स करोगे तो 16 आ गया, तो गेन कम है। समझ आ गया आपको डायरेक्ट मेथड में, ठीक है। दूसरा अगर मैं बोलूं, अच्छा ठीक है, वो नीचे भी देख लेंगे उस, ठीक है। तो अगर मैं आपको बोलूं यूज्ड विदाउट वाले में मैंने ये कर दी, अगर मैं इसको ब्लॉक में डालता, तो मैं जब ब्लॉक में डालता तो कह सकता हूं मेरे ब्लॉक की वैल्यू कितनी आ रही है, 20 लाख 10 लाख हो रही है। ब्लॉक की वैल्यू बोलो 10 लाख, ऐड कितना क्या करूंगा, नेल, बेचा कितने का, तो -30 तो कर नहीं सकता, ब्लॉक नेल हो जाएगा, और शॉर्ट टर्म कैपिटल आ जाएगा 20 लाख। स्टार्ट कर पाएंगे आप क्वेश्चन, स्टार्ट कर दीजिए, पूरा करिएगा, ठीक है। क्योंकि मैंने आपको जो डायरेक्ट वाले में है ना, सिर्फ मैंने वो बताया है, लेकिन जो ब्लॉक चल रहा है उस पर भी डेप्रिसिएशन लगानी है, सारी बात देख लेंगे ना एक बार। स्टार्ट कर दो बच्चे। आप पहला वाला कौन सा करना है, इफ इट इज सोल्ड विदाउट यूजिंग फॉर बिजनेस, मतलब आपने डायरेक्टली बेचा, तो क्या होगा एक बार करिए। सॉल्व करो, जल्दी सॉल्व करना है आपने, है ना। वो बहुत उम्मीदें हैं यार, जो पढ़ना स्टार्ट करेगा तो बहुत अच्छा करेगा। चिलिंग हो गया यार ये केसी बंद कर। मतलब वो मत भूलिएगा, हो रहा है ना वैसे सॉल्व, या बोलूं कुछ, हो रहा है ना। जो सबसे पहले करेगा बेटे, मान के चलो कि आप सही ट्रैक पे जा रहे हैं, तरीके से होता है बेटे। जब भी क्वेश्चन मैं दूं एकदम आपका ऐसे होना चाहिए, सॉल्व होना चाहिए। हम्म, क्या कह रहे दोस्त, इंडेक्स लिए 348 और 264 लिया हुआ बेटा। 348 ऊपर ले लेना और 264 नीचे ले लेना। ओके, आया किसी बच्चे का आंसर,
वेरी 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 गुड। पहले नाम डायरेक्ट सेल हो गए। हम्म, क्या एक बार फिर से बोल। पहले से विदाउट यूज डायरेक्ट सेल होगा। हम्म, तो आंसर है, आंसर ही देखना। फर्स्ट वाला आया किसी का? ए, जल्दी करो रे। मैं कराऊं क्या? प्लीज थोड़ा ट्राई करिए जल्दी करने का बेटा। क्या कह रहा है भाई? सही है। और तेरी पीजीबीपी की इनकम 15 वैसे और 3.5 ऊपर से। और इसमें जो माउंटेड एक्सपीरियंस बताया हुआ है मैंने प्रोसेस, उसको लिख के तो कर। ओरली करेगा तो फंसता रहेगा। देखो सिस्टम हमेशा गेन बता रहा था, इधर कैपिटल गेन, और वो फॉलो तो करो एक बार। फर्स्ट वाला है बच्चों का? 264, 348 एंड 260। और सेकंड वाला भी आ गया? क्योंकि बिजनेस इनकम होगी सेकंड वाले में, डेप्रिसिएशन तो आएगी नहीं। हाँ, ब्लॉक का तो वो होगा, पर आपका वो आया होगा शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन 20 लाख का, और बिजनेस इनकम 25 लाख ऐसा आया होगा, है ना? पूरा मतलब इनका ना, एक बार आंसर वैसे देख लो। पहले वाले में आएगी तेरी, आ गया ना?
पहले वाले में देख बिजनेस इनकम कितनी दी हुई थी, देखो मैं पूरा ही बता देता हूँ। 5 लाख दिया हुआ था पहले से। ब्लॉक जब डिस्टर्ब था ही नहीं तो 1.5 लाख की डेप्रिसिएशन, तो 3.5 लाख आ जाएगा। रही बात, अब जो आपने जो बेचा था उसकी पीजीबी, तो तूने 30 लाख का बेचा था, ठीक है। तो अगर मैं कैपिटल गेन की बात करूं तो ओरिजिनल कॉस्ट कितने 15 की थी, सेल प्राइस 30 था, तो 15 का कैपिटल गेन हो गया। अभी वो बाद में देखेंगे इंडेक्सेशन कैसे हो रही है। 15 का कैपिटल गेन हो गया, बचा कितना 15, तो पीजी में लिख दिया। डायरेक्ट हम ये भी तो मान सकते हैं कि पीक वही जाएगा तो सेल प्राइस थी, लगता है परचेज प्राइस थी शॉर्ट टर्म में। आप ऐसे नहीं करो, वो एक सिस्टम है एक बताने का, ठीक है। आप ऐसे कंक्लूड कर दोगे, पेपर में भी 2 वैल्यू चेंज कर दूंगा, मिल जाओगे। समझ रहे हो, एक एक मतलब सिस्टम बना हुआ है, फॉर्मूले बने हुए हैं। ठीक है, मुझे बताइए हो गया बच्चों का। 18 लाख अरे आप पहले वाला सिस्टम ही नहीं सुनते, फिर आपको बताओ तो आप नए सिस्टम करते हो, तो क्या करूंगा मैं। ठीक है, फटाफट करो, कुछ है ही नहीं क्वेश्चन में अगर आपने रिसीव करा हुआ है तो। ठीक है, मुझे बताइए कितने बच्चों का हो गया है। पहला सेकंड नहीं हुआ अभी, करो करो सेकंड करो। सेकंड वाले बताऊं। अरे ब्लॉक बनाओ ना पहले, ये देखो नोट पर आओ एक बार। WDV कितने का है, 10 लाख का। साइंटिफिक ऐड कितने का होगा, 0 का। 10 वैल्यू रह जाएगी। सेल तो करा है 30 लाख का, पर 10 ही माइनस करूंगा तो मेरा ब्लॉक नील हो गया, तो डेप्रिसिएशन तो नील ही आएगी जिंदगी में अब इस साल। लेकिन 20 लाख का क्या हो गया मेरा शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन्स। तो पहले मैंने कंक्लूड करा मेरे शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन्स है 20 लाख के, क्यों। ब्लॉक में घुसने के बाद जो सेल प्राइस ऊपर होगी वो तो शॉर्ट टर्म ही होगी। रही बात पीजीबीपी, सिर्फ क्वेश्चन में मेरे को क्या बोला हुआ था, 5 लाख की पीजीबीपी है डेप्रिसिएशन को, तो 5 लाख पीजीबीपी, 20 लाख कैपिटल गेन, जीटी है 25 लाख। हम्म, बताइए क्लियर है। ओके, तो सही है बच्चे, मेरे हिसाब से इतना रखते हैं, और नेक्स्ट क्लास में फिर पीजीबीपी को फर्दर आगे बढ़ाएंगे। ठीक है जी, ऑनलाइन में भी सब बच्चों को क्लियर है। जतिन जय ओम, श्रेया जी आई है, योगिता जी आई है, वेरी गुड। पानी को पढ़ना नहीं यार। हम्म, ठीक है चलिए, ओके बच्चे यहाँ तक रखते हैं। और अब हम कितने बजे मिलेंगे, 4 बजे 3:30 मिलेंगे बेट। 3:29 हुआ अभी, ठीक है, 1 मिनट का ब्रेक है, 3:30 पे मिलेंगे। बताएगा चलिए, ओके, थैंक यू वेरी मच।